नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, तो इसके अनुसार साइंस की बात करें तो उत्तक चैप्टर हैं, उसके कुछ मैं अनुमानित क्वेश्चंस के फैक्ट बताने वाला हूं कि आगामी जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना है उनके लिए महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड फैक्ट हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए अपन आ जाते हैं क्लास 9-10 की एनसीईआरटी बेस्ट जो चैप्टर वाइज फैक्ट हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। इसमें बायोलॉजी के उत्तक चैप्टर पर जहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, वीडियो काफ़ी अपन शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, कम समय में इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता सकूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये वीडियो यदि आप 12 और 13 दिसंबर को देख रहे हो ना, तो टेक्स्ट बुक की लोवेस्ट प्राइस की सेल आपके समक्ष लाइव है, जिसमें पास प्रो वैसे प्राइस इसकी रहती है लगभग 600 रुपये के आसपास। अभी ऑफर के तहत जिसमें आपको टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करना है, 351 रुपये में ये डील आप ग्रैब कर सकते हो। चाहे आगामी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एएलपी की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप डी के बाद ये कैंडिडेट फोकस करते हैं एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। पास प्रो मैक्स भी यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल है, वैसे 700 रुपये प्राइस रहती है। इसमें स्टडी नोट्स और एडवांस लेवल के टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना 13 दिसंबर से पहले। बाकी एनसीईआरटी की ये पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। देखिए, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके जंतु उत्तक में जो एपिथेलियम उत्तक है ना, जिसे उपकला उत्तक भी कहते हैं, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने में काम आता है, जो आपको त्वचा में देखने को मिलता है, जो आपको फेफड़े आहार नार के आंतरिक अंगों के अस्तर में देखने को मिलता है। क्योंकि जो एपिथेलियम उत्तक हैं ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो चुनिंदा पदार्थों को पार करने की अनुमति देते हैं। तो इसमें आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं एपिथेलियम उत्तक के प्रकार, जो यहाँ पर 4 प्रकार हैं एपिथेलियम उत्तक के: शल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार और स्तृत शल्क। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कौन सा एपिथेलियम उत्तक कहाँ पर मिलता है आपको। तो सबसे पहले सरल शल्की एपिथेलियम की बात करें तो ये देखने को मिलता है रक्त नलिकाओं में, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन होता है ब्लड के साथ में, और कोमल अस्तर होता है सरल शल्की। तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, रक्त वाहिनियों का जो अस्तर है और फेफड़ों की कुपिका है, यहाँ पर होता है सरल शल्की एपिथेलियम उत्तक। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है सरल शल्की है तो रक्त वाहिनियाँ जो वेन आर्टरी है इनका अस्तर, और फेफड़ों की कुपिका में भी सरल शल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट यहाँ पर स्तृत शल्की एपिथेलियम, ये भी लेयर होती है। इसमें लेयर कहाँ पर, त्वचा की बाहरी परत में लेयर होती, तो वो स्तृत शल्की है, सरल शल्की नहीं है त्वचा की बाहरी परत, ये है स्तृत शल्की। मुंह और आहार नली का अस्तर भी स्तृत शल्की है। देखिए, रक्त वाहिनियों का अस्तर है वो तो आपका सरल शल्की था, लेकिन आहार नली का अस्तर है वो स्थित शल्की है, और फेफड़ों की कुपिका आपके सरल शल्की था। मुंह का अस्तर स्तृत शल्की है, त्वचा की बाहरी परत भी स्तृत शल्की एपिथेलियम उत्तक से बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्तंभाकार एपिथेलियम, तो स्तंभाकार एपिथेलियम जो आपको छोटी आंत में भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है, ब्लड में जाता है, तो इस हेतु आंतों की जो भीतरी परत है उसमें स्तंभाकार एपिथेलियम, जो आप विल्ली नुमा स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो वो स्तंभाकार एपिथेलियम है, जहाँ पर आंतों की आप भीतरी परत कहेंगे स्तंभाकार एपिथेलियम की बनी होती हैं, तो आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके, तो ये होती है स्तंभाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट यहाँ पर पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, तो पक्षमाभी स्तंभाकार, पक्षमाभी का मतलब है कि यहाँ पर बाल जैसी रचनाएं देखने को मिलती है, जिसे आप सिलिया कहते हो, बाल जैसी स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पर होती है, आप कहेंगे श्वास नली, जहाँ श्लेष्मा और धूल के कणों को बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पर पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। पक्षमाभ की गति श्लेष्मा और कणों को हटाने में मदद करती है। नेक्स्ट यहाँ पर घनाकार एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है, घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कहाँ पर होता है घनाकार, घन का आकार होता है एक तो वृक्कीय नली, किडनी में वृक्कीय नली होती है वहाँ पर, और लार ग्रंथियों की नली के स्तर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। घनाकार है, एक तो अपनी लार ग्रंथि होती है, घनाकार होती है, लार ग्रंथियों की नली होती है, उसका स्तर बना होता है घनाकार का। वृक्कीय नली का स्तर बना होता है घनाकार का। तो वृक्कीय नली और लार ग्रंथियों की नली, इनके अस्तर है ना वो घनाकार एपिथेलियम के बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लास्ट, ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल
जैसे पसीना की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, हार्मोन की। तो लार ग्रंथियाँ और पसीना ग्रंथियाँ ये ग्रंथिल एपिथेलियम के उदाहरण हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था आपकी एपिथेलियम में भी 6 प्रकार में कौन कौन सी उदाहरण आते हैं। और इस चैप्टर में आपके जटिल स्थायी उत्तक है ना, जो जाइलम फ्लोएम, इनके आपको प्रकार सभी को पता है, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। लेकिन आपको पूछा जाता है कि जाइलम उत्तक में कितने प्रकार की कोशिकाएं, तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है जाइलम में। और ध्यान देना, इसमें एक कोशिका है जाइलम मृदुतक, ये जीवित होती, बाकी सभी मृत होती है जाइलम में। तो 4 प्रकार की कौन सी? एक तो आपके जाइलम ट्रैकेट, जैसे आप वाहिनिका कहते हो, जाइलम वाहिनिका, जिसका कार्य है पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सेवन करना। नुकीले सिरों वाली संकरी कोशिका होती है जाइलम ट्रैकिड या वाहिनिका, ये जाइलम की कोशिकाओं के प्रकार है। वाहिनिका के बाद वाहिका भी होती है। वाहिका का कार्य पानी और खनिजों को तेजी से सेवन करने में मदद करना। मोटी भित्ति वाली परिपक्व होने पर ये मृत हो जाती है। जो जाइलम पेरेनकाइमा यहाँ पर तीसरी है, तो जाइलम पेरेनकाइमा का कार्य है भोजन का संग्रहण करना। पेरेनकाइमा आपको पता, संग्रहण करने के लिए, और ये आपका जीवित कोशिका, बाकी सभी मृत हैं। जाइलम फाइबर भी होते हैं जो पौधे को मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जाइलम यहाँ पर पानी की पाइपलाइन। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर फ्लोएम का ये इमेज भी हैं जो 2022 ग्रुप डी में इस प्रकार सवाल पूछे गए थे। और इवन 2024 रेलवे एलपी एग्जाम में भी इस इमेज को रेफर करते हुए पूछे गए थे। निम्नलिखित हिस्से का नाम बताना। ये चालनी छिद्र हैं, ये चालनी नली का तत्व हैं, ये आपका फ्लोएम मर्दूतक है, और सहकोशिका है, कैंपेनियन सहकोशिका। अब नीचे आएंगे तो चालनी नली का 5 प्रकार की कोशिका की बात कर रहे हैं अपन फ्लोएम में। उसमें पहली यहाँ पर है आपकी चालनी नलिका, तो जीवित होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है चालनी नलिका में। नलिकाकार छिद्रित भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं लंबी और संकरी होती हैं, सिरों पर भित्ति छिद्रित होती हैं, और ये खाद्य पदार्थों का घुलित रूप में स्थानांतरण करती हैं। घुलित रूप में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण में घुलित रूप में करती हैं ये जाइलम नलिका। सीयू ट्यूब के बाद सीयू सेल्स, चालनी कोशिकाएं। तो चालनी नलिकाओं की तरह लेकिन कम जटिल होती है चालनी कोशिकाएं, आकार में लंबी और पतली, सिरा तिरछा। इसमें चालनी पट्टिकाएं स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होती हैं। कार्य है पौधों में भोजन सेवन में मदद करना। अब कंपेनियन सेल, साथी कोशिका भी फ्लोएम का ही हिस्सा है, और ये चालनी नलिका का नियंत्रण करती है। साथी कोशिका चालनी नलिका को कार्य करने में, कहने का मतलब मदद करती है भोजन को सेवन करने में। और ये फ्लोएम पेरेनकाइमा भी होती हैं जो सामान्य मर्दूतक के समान होती है भोजन के संचयन के लिए। फ्लोएम फाइबर भी होते हैं और जो पौधे को मजबूती और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब लास्ट अपन देखते हैं जो सरल स्थायी उत्तक हैं, इनमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, इनके क्या कार्य हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर पेरेनकाइमा की बात करें, इसे ही आप मर्दूतक बोलते हो। पादपों में सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है पेरेनकाइमा। कोशिका भित्ति इसकी पतली और सेलुलोज से बनी होती है। पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति होती पतली है। ये उत्तक पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं का आकार इसमें आपको गोलाकार या फिर लगभग समान आकार की होती है। कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है पेरेनकाइमा में। कोई इसमें कोशिकाएं लूजली पैक्ड होती है, इसलिए रिक्त स्थान है, बंधन मुक्त होती हैं। और ये पेरेनकाइमा कहाँ पर पाया जाता है? पादप के कोमल भागों में पेरेनकाइमा, जैसे पत्तियां, तना, जड़ के भीतरी भाग में, कोमल भाग में। ये पादप के कोमल भागों में पत्तियां, तना, जड़ है, वहां पर। कार्य क्या, ये इंपॉर्टेंट है, भोजन का भंडारण करती है पेरेनकाइमा, भोजन का भंडारण करती है। अब यहाँ आप देखेंगे पेरेनकाइमा में क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा आ जाती है। देखिए, भोजन के भंडारण की बात आ रही है तो क्लोरेनकाइमा, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो क्लोरेनकाइमा भाग है पेरेनकाइमा का ही। तो कुछ पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है जिन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। एरेनकाइमा, जलीय पौधे में पेरेनकाइमा में हवा की गुहिकाएं होती है जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, और ये पौधों को पानी में तैरने में मदद करती है। तो एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा ये पेरेनकाइमा के ही पार्ट हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे क्लोरेन नहीं, कोलेनकाइमा, इसे स्थूल कोण उत्तक भी कहते हैं। उसमें पतली कोशिका भित्ति थी ना, इसमें भी पेरेनकाइमा की भांति कोलेनकाइमा में भी जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। उसमें पतली थी कोशिकाएं, लेकिन ये कोनों पर मोटी होती है, किनारों पर ये मोटी होती है। ये कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार हो सकती हैं। कोशिकाओं के कोणों पर
कोशिका भित्ति मोटी होती है। एंगल्स है जहाँ पर किनारे हैं वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, और मोटाई कारण है ये भी सेलुलोज और पैक्टिन का यहाँ पर जमाव होता है, इसीलिए कॉलेन काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। पौधों को देखिए रिक्त स्थान बहुत कम होता है कॉलेन काइमा में। कार्य इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरेन काइमा भोजन का संग्रहण कर रही थी, तो कॉलेन काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करती है। पेरेन काइमा और कॉलेन काइमा दोनों जीवित हैं। जैसे पत्तियां और तने बिना टूटे झुक जाते हैं, पत्तियां और तने बिना टूटे झुकते हैं ना, वो पौधे को लचीलापन कौन देती है? कॉलेन काइमा। कार्य 2 है इसका यांत्रिक सहायता प्रदान करना। उदाहरण आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी ये कॉलेन काइमा? पर्ण, वृत्त और तने की एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये पादप के वृद्धि करते अंग में पाई जाती है। अब यहाँ पर लास्ट अपन स्क्लेरन काइमा की बात करें तो इसे दृढ़ोतक भी कहते हैं। बाकी आपने देखे दोनों आपकी जीवित कोशिकाएं थी, उत्तक जो पेरेन काइमा और कॉलेन काइमा। स्क्लेरन काइमा में कोशिकाएं होती है मृत, और इनकी भित्ति है लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है। ऊपर आपने देखा सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन होता है, उसके कारण किनारों पर मोटाई ज़्यादा, लेकिन इसकी भित्ति स्क्लेरन काइमा में लिग्निन के कारण मोटी होती है। कोशिकाएं लंबी, पतली, संकरी और नुकीले सिरों वाली होती हैं, और कोशिका भित्ति पर लिग्निन नामक पदार्थ का अधिक जमाव होता है, इसलिए कोशिका भित्ति मोटी और समान मोटाई की होती है। जैसे कॉलेन काइमा आपने देखा किनारों पर मोटी होती है, ये समान मोटाई की होती है। कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। बहुत कम रिक्त स्थान था कॉलेन काइमा में, लेकिन इसमें होता ही नहीं है। प्रौढ़ अवस्था में कोशिकाओं में कोई जीव द्रव्य नहीं होता है। देखिए जीव द्रव्य जीवित चीज नहीं है, मतलब मृत कोशिका है आपके स्क्लेरन काइमा। उदाहरण आपको स्क्लेरन काइमा नारियल के रेशेदार छिलके होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। तने में सेवन बंडल के पास, पत्तियों की सिराओं में, ये यहाँ पर देखने को मिलती है स्क्लेरन काइमा। सेवन बंडल के पास पत्तियों की शिरा है, वहाँ पर बीजों और फलों के कठोर छिलकों में ये स्क्लेरन काइमा नामक आपके ऊतक हैं वो देखने को मिलता है। तो इन तीनों के कार्य आपने देख लिए। बाकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतक हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो विभज्योतक की बात करें तो पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसा नहीं पौधे के हर क्षेत्र में ग्रोथ होती है। फिक्स क्षेत्र होते हैं जहाँ कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद उत्तकों को विभज्योतक कहते हैं। जहाँ पर विभज्योतक है वहाँ पर ग्रोथ हो रही पौधे की। ये उत्तक नई कोशिका का निर्माण करते हैं जो बाद में विभिन्न प्रकार के उत्तकों में परिवर्तित हो जाती है। ये नहीं, देखिए कोशिका निर्माण करता है विभज्योतक, क्योंकि ग्रोथ होती तो कोशिका का निर्माण होगा तभी तो ग्रोथ होगी। अब ऐसा नहीं है जो नई कोशिका बनेगी वहाँ से फिर विभज्योतक ही होंगे, अन्य उत्तक नहीं होंगे, वो अन्य उत्तक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है ना कि बाद में विभज्योतक से नई कोशिका का निर्माण हुआ और अन्य उत्तकों में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे पौधे के जड़, तना, पत्तियों का निर्माण होता है। विभज्योतक में 3 प्रकार होते हैं। एक तो टॉप पर जो शीर्ष विभज्योतक है, एक साइड में जो पार्श्व विभज्योतक है, एक अंदर में जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है। ये आप देख सकते हो, शीर्ष, अंतर्विष्ट अंदर और पार्श्व यानी साइड में। इन तीनों के क्या कार्य हैं, इंपॉर्टेंट है। शीर्ष विभज्योतक की बात करें, ये जड़ों और तनों के सिरों में पाए जाते हैं। शीर्ष टॉप पर यानी जड़ के टॉप या तने के टॉप पर पाई जाएंगी, और टॉप पर पाया जाता है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे की लंबाई होती है प्राथमिक वृद्धि। देखिए वृद्धि 2 टाइप की होती है जो विभज्योतक करता है। एक तो प्राथमिक वृद्धि होती है जो शीर्ष और अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे की लंबाई, जड़ और तना बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन सा? शीर्ष और अंदर का जो विभज्योतक है, ये जड़ और तना इनके टॉप पर और विभज्योतक पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। जो पौधे की लंबाई बढ़ाएंगे ना, सीधा लंबा होगा पौधा, वो तो प्राथमिक वृद्धि है। और साइड में मोटाई बढ़ाएंगे जो पौधे की, वो द्वितीयक वृद्धि है। जैसे द्वितीयक वृद्धि आपको देखने को मिलती है पार्श्वीय विभज्योतक में। कैम्बियम होता है ना, वो मोटाई बढ़ाता है। पार्श्वीय विभज्योतक पौधे की परिधि बढ़ाने में मदद करता है, जो पौधे को मजबूती प्रदान करती है। तो विभज्योतक तो एक तो नई कोशिका का निर्माण करता है, और ध्यान देना, इसको हाईलाइट किया कि नई कोशिका का निर्माण जो विभज्योतक द्वारा निर्मित होती है, नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिकाएं परिपक्व होगी। जैसे विभज्योतक से बनी कोशिका विभज्योतक होगी, लेकिन परिपक्व होने पर ये अन्य उत्तक, विभज्योतक और स्थायी उत्तक ये आपके अलग है, तो ये स्थायी उत्तक में भी कन्वर्ट हो जाती हैं विभज्योतक की कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने विभज्योतक में 3 प्रकार देखे, तो 2 प्रकार शीर्ष और अंतर्विष्ट से प्राथमिक वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, और जो पार्श्व विभज्योतक है, कैम्बियम है, इससे मोटाई बढ़ती है। उदाहरण देखेंगे शीर्ष विभज्योतक में प्याज की जड़ में वृद्धि शीर्ष विभज्योतक के कारण होती है। ये सभी एनसीईआरटी के फैक्ट है। पार्श्व जो साइड में वृद्धि होती है चौड़ाई में, जिसे आप द्वितीयक वृद्धि कहते हो, वो आपके देखने को मिलती है पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण। अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये कुछ पौधे में पर्व संधि नॉड्स होते हैं ना,
वो उसके पास में पाई जाती है। तो नर्ड्स के पास कौन सा विभ्युतक होता है? अंतर्विष्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। ये पौधों के पर्वों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। लंबाई बढ़ा रहे हैं, इसकी प्राथमिक वृद्धि है। उदाहरण घास जैसे पौधों में ये उत्तक पाया जाता है, अंतर्विष्ट है, जो पर्व संधियों के पास तेजी से। तो अंतर्विष्ट में यही देखना है, नर्ड्स पर्व संधि की लंबाई, और घास में ये पाए जाएंगे। और पर्व संधि की बात करें तो वह स्थान जहाँ तने या शाखा पर पत्तियां, कलिकाएं और पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती है। देखिए, तना है या फिर शाखा है, वहां पर जब पत्ती उत्पन्न होती है ना, तो ये चीज है वो पर्व संधि है। कलिकाएं जहाँ निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती है तने से, तो जहां से उत्पन्न हो रही है पार्श्व शाखाएं, देखिए तने से जो शाखा अलग हो रही, तो जो यहाँ वाला शुरुआती पॉइंट है वो आपकी पर्व संधि है। और नर्ड्स में आपको अंतर्विष्ट विभ्युतक देखने को मिलता है। बाकी विभ्युतक की कोशिकाओं की विशेषता देखेंगे तो बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है इसमें, पतली कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, रस धानी का अभाव होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभ्युतक की कोशिका की विशेषताओं के। बाकी इसमें क्रियाकलाप के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए। तो पूरा चैप्टर है वो आप एनसीईआरटी, जहाँ पर प्रत्येक डायग्राम को भी डिटेल में बताया, हमारी ई बुक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पेशीय उत्तक हैं जो गति के लिए रहते हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, तीन प्रकार की। जो रेखित पेशी होती हैं ये ऐच्छिक पेशी होती है, यानी अपनी इच्छा से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसे कंकाल पेशी भी कह सकते हो। रेखित पेशी, ये कोशिकाएं लंबी बेलन के आकार की, इसमें शाखा नहीं होती है और नाभिक एक से ज़्यादा होते हैं। रेखित पेशी में बहुनाभिक की, बिना शाखा की होती है रेखित पेशी, यानी एक रेखा है तो उसमें शाखा कैसे होगी। ऐच्छिक पेशी है, बेलनाकार पेशी है, लंबी कोशिकाएं होती हैं इसमें, जो हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डियों से जुड़ी होती है। रेखित पेशी शरीर की गति में ये सहायक हैं, ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से ये चलती हैं। और उदाहरण आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मांसपेशी हाथ में देख सकते हो, ये रेखित पेशी हैं जिसमें शाखा नहीं होती हैं और बहुनाभिक की होती है। एक से ज़्यादा नाभिक आप देख सकते हो, एक दो तीन नाभिक हैं, बाकी इसमें धारियाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद अपन देखेंगे चिकनी पेशी। चिकनी पेशी है ना, वो ऐच्छिक नहीं होती, अपनी इच्छा से नहीं काम करती है, अनैच्छिक पेशी होती है, जिनका नियंत्रण हमारी इच्छा पर नहीं होता है और इसमें धारियाँ नहीं होती हैं। जो चिकनी पेशी है ना, ये देखिए चिकनी है तो इसमें इस टाइप की धारियाँ नहीं देखने को मिलेगी जो रेखित पेशी में आपको देखने को मिल रही थी। बाकी इस पेशी की और विशेषता देखेंगे तो कोशिकाएं लंबी होती हैं, इसमें दोस्तों तर्कु रूपी की होती है कोशिकाएं और एक ही केंद्रक होता है। तो चिकनी है ना, तो ज़्यादा केंद्रक नहीं है, एक ही केंद्रक होगा। यहाँ पर आप देखते हो तर्कु रूपी, ये तर्कु बने हुए हैं, तर्कु रूपी कोशिकाएं होती हैं। और यूनि न्यूक्लिएटेड यानी एक केंद्र की, तर्कु रूपी, लंबी होती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। अनैच्छिक पेशी है, चिकनी पेशी है। आहार नाल पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, रक्त नलिकाओं पर, मूत्रवाहिनी है, फेफड़ों की श्वसनी है, आँख की पलक है, यहाँ पर पाई जाती है चिकनी पेशी। और आहार नली में भोजन का प्रवाह होता है, रक्त नलिकाओं का जो संकुचन और प्रसार होता है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये आरेखित है या फिर अनैच्छिक है या फिर चिकनी पेशी है। इसे आरेखित पेशी भी कहते हैं। और लास्ट आपकी हृदय पेशी, जो हृदय में देखने को मिलती है, बेलनाकार, और उसमें ब्रांच होती है हृदय पेशी में, लेकिन हृदय पेशी भी एक केंद्र की होती है जिसमें धारियाँ भी पाई जाती है और रेखिक पेशी से मिलती जुलती स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो बता दिए हैं, बाकी पूरा आप चैप्टर देख पाएंगे ई बुक फॉर्मेट में। और इसके आप एनसीईआरटी एग्जाम पर के 54 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है वो भी इसके साथ इंक्लूड हैं। कहने का मतलब जो ई बुक है 9, 10 थ्योरी फैक्ट एग्जाम पर क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक डायग्राम को डिटेल में बताया गया है, जो एनसीईआरटी के हैं उन्हीं पॉइंट को लिया गया है और एग्जाम पर फैक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। क्रियाकलाप के फैक्ट भी है। तो ये चैप्टर वाइज आप देख सकते हो, जिसमें पूरे चैप्टर है, 31 चैप्टर हैं और प्रिंट वर्जन में इसमें अवेलेबल है। कूपन कोड TTGK लगा लेना ई बुक बाई करते वक्त, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे लेनी है डेमो वीडियो देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।